अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरे मुताबिक के साथ मैं हूं सरवत वलीम और सीनियर तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रोग्राम में बात की जाएगी अल्लामा ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, इसके साथ साथ डेरा गाजी खान और कसूर की सियासत पर भी बात करेंगे। अच्छा सुहेल साहब, क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ किस ग्रुप का हिस्सा है? वो ताहिरुल कादरी के साथ है या फिर इलेक्शन करवाने के हक में? इस वक्त अगर तज्जिया किया जाए तो इमरान खान साहब जो हैं उनका और ताहिरुल कादरी का एजेंडा जो है वो मिलता जुलता है, लेकिन शायद टाइमिंग पर इख्तलाफ है, शायद उनके तरीक़ेकार पर उनको इख्तलाफ है। तहरीक इंसाफ का एजेंडा और ताहिरुल कादरी का एजेंडा अगर एक सा है तो कौन सा ऐसा तरीक़ेकार है जो तहरीक इंसाफ जारी, कौन सी ऐसी मौजूद टाइमिंग है जो तहरीक इंसाफ? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का प्लान ये था, स्ट्रेटजी ये थी कि जो ही निगरान हुकूमतें बनती उन्होंने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करनी थी, उन्होंने भी साफ और शफाफ उम्मीदवारों की बात करनी थी। इमरान खान ने ये मुहिम चलानी थी, धरने दिए जाने थे और ये कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों निकलो और ये जो करप्ट उम्मीदवार हैं इनको इलेक्ट होने से रोको। अब वही बात ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वक्त से पहले ले आए। अच्छा सुहेल साहब, क्या ऐसा है कि दोनों का एजेंडा तो एक सा है? ताहिरुल कादरी ने इमरान खान का एजेंडा तो चोरी नहीं कर लिया? नहीं, मेरा ख्याल है कि चोरी तो नहीं है। एक ये भी समझें कि बड़े अरसे से मिडिल क्लास के अंदर ये मौजूद है कि वो अपनी स्पेस नहीं पाते इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। इसी वजह से तहरीक इंसाफ जो थी इससे अरूज मिला। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये सिस्टम बड़ा करप्ट है, इसके अंदर वही लोग बार बार इलेक्ट होके आ जाते हैं, इसलिए चेंज नहीं आता। ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस हद तक कामयाब रहेगा? मेरा ख्याल है, मैं नजूमी तो नहीं हूँ कि पूरी तरह उसकी प्रेडिक्शन जो है वो कर सकूं, लेकिन ये है कि ये है बड़ा डेंजरस मामला। एक तो ये है कि उनकी जान को ख़तरा होगा, रैली के जो लोग हैं उनकी जानों को ख़तरा होगा, और उसके बाद अगर वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो फिर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो पावर्स दैट बी हैं, वो जो लोग रियासत को बचाना चाहेंगे, वो जो लोग इस हद तक मामलात को नहीं जाना देना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाए, ऐसी सूरत हाल दबाव का जो है वो शिकार हो, डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने या रेड जोन के अंदर जो है इतने बड़ा हजूम हो, फिर दुनिया क्या सोचेगी। तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, मुज़ाकरात होंगी, और अगर ना हुए तो फिर यूँ समझिए कि अगर ये सारा कुछ होने दिया गया बगैर, मतलब एक सोच ये भी है कि जो होने दिया जाए, बिल आखिर बाहर सर्दी है, बड़ी सर्दी से नाकाम होकर वापस आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा मफरूज़ा है जिस पे यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ताहिरुल कादरी ने सूबाई हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से भी बात की, इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को भी कहा कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए इस लॉन्ग मार्च के लिए। कि आप समझते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? अगर नहीं की जाती तो किस किस्म के खदशे? मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरी राय है बड़ी वाज़ेह, कि सिर्फ प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ही नहीं, मुल्क की जितनी भी बड़ी सियासी या मजहबी क़यादत है, रियासत पर फर्ज है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करे। तो ये सब देखने में आया कि इमरान खान की पार्टी को लोग छोड़ के जा चुके थे और छोड़ के जा भी रहे हैं, नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे उन लोगों को वापस लाने के लिए, उन लोगों को रोका नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। वो ये तो चाहते हैं कि उनके पास इलेक्टेबल आए, लेकिन इसके साथ साथ ही वो जो फ्यूचर की उनकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि उन्होंने एक जो इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, जिनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, वो उनके खिलाफ कंपेन करेंगे, उनके खिलाफ हो सकता है कोर्ट्स में जाएं, उनके खिलाफ हो सकता है इलेक्शन कमीशन में जाएं, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ काफ लीग की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इनके खासे इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, और इख्तलाफात हैं भी, या इख्तलाफात जितने भी आखिर हैं कौन से, क्या इख्तलाफ है? देखिए, पहले तो सबका इत्तफाक राय था चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। ताहिरुल कादरी साहब ने हल्का हल्का इख्तलाफ किया, मुत्तहिदा जो है उसके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों पर। अब काफ लीग ने खुलकर ये कह दिया कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जानबदारी दिखा रहे हैं, और रीज़न क्या है? मेरे ये इल्म है कि
काफ लीग ये चाहती थी कि गुजरात के हलके में और सियालकोट के हलके में रेंजर्स की तैनाती की जाए ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर। उनकी इस बात को माना नहीं गया। इसके ऊपर वो शदीद नाराज़ हैं और वो समझते हैं कि अगर रेंजर्स तैनात होते तो शायद इलेक्शन मुख्तलिफ होते। तो इसलिए ये जो अब नया इत्तेहाद बन रहा है सॉर्ट ऑफ, ये इलेक्शन कमीशन के भी खिलाफ जाएगा। लेकिन सर साहब कहा तो जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि फौजियों की तैनाती वहीं पर होगी जो हसास हल्के होंगे, जो पोलिंग स्टेशन हसास होंगे। क्या ये जिनका जिक्र काफ लीग की जानिब से किया जा रहा था कि वहां पर तैनात किए जाएं, वो भी हसास हैं? देखिए, ये तो अगले इलेक्शन की बात हो रही है ना, मैं ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहा था। अगले इलेक्शन के ऊपर तो सबका इत्तफाक राय होगा, चीज़ें तय होंगी कि सब पार्टियों से राय ली जाएगी। लेकिन इस वक्त तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि दबाव ये बढ़ाया जा रहा है कि जो इंतखाबी सिस्टम बनाया गया है या बनाया जाएगा, निगरान हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है, ये दो आइन के तहत नए ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसको सब पार्टियां पार्लियामान के अंदर बैठ के तय करेंगी। उस पर दबाव बढ़ाकर इंतखाबी इस्लाहात के लिए राह हमवार की जाए। तो ये एक नई चीज़ सामने आई है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तरफ से, फिर काफ ने उसकी हमायत की, मुत्तहिदा ने हमायत की और इमरान भी उस एजेंडे के हमायती हैं। अलबत्ता तरीक़ेकार उनका मुख्तलिफ है। शायद तहरीक इंसाफ मुकम्मल इसलिए भी साथ नहीं दे रही कि शायद उनको ये भी खतरा है कि कल को प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी इनके लिए भी एक पोटेंशियल खतरा साबित होंगे। अच्छा सुहेल साहब, विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है काफ लीग और इसने ताहिरुल कादरी की हिमायत भी कर दी। हिमायत क्यों की गई, इस पर आपसे मजीद बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले सुहेल साहब, बात हो रही थी इत्तेहादी जमात काफ लीग की जो कि विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है। इसने ताहिरुल कादरी की हिमायत का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। आखिर हिमायत क्यों की गई है? देखिए, एक बात तो ये समझें कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें जो नून लीग थी वो लगता था कि लीड ले चुकी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में, और इलेक्टेबल्स जो थे वो जौक दर जौक नून लीग में शामिल हो रहे थे और ये लग रहा था कि अब अगली हुकूमत उनकी आएगी और वही ज़मामे इक़्तिदार संभालेंगे। अब काफ लीग के लिए ये काबिल कबूल नहीं है और मुत्तहिदा के लिए भी फ़िलहाल ये काबिल कबूल नहीं है। आगे जाकर उनका इत्तेहाद हो जाए या अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो डिफरेंट है। और फिर एक तीसरी बात जो समझने की है कि मुस्लिम लीग नून के माजी में फ़ौज से इख्तलाफात रहे हैं, इसी वजह से नून लीग की हुकूमत भी ख़त्म हुई थी। तो अब ये सारी बातें मिल के उनके रास्ते की अभी रुकावटें दूर नहीं हुई और जो ही ये तासुर उभरा कि नून लीग लीड ले रही है तो उसके बाद वो तमाम ताकतें, वो सियासी ताकतें जैसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं, जैसे काफ लीग हैं, उन्होंने अपना इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं कि किस तरह से नून लीग का रोस्ता रोका जाए। अच्छा सुहेल साहब, सियासी हलचल जारी है इस वक्त मुल्क में, मुख्तलिफ जमातों के एक दूसरे के साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा और क्या होगा? पहली तो बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को मिल के वन पॉइंट एजेंडे पे दहशतगर्दी के खिलाफ बैठ के सोचना चाहिए और उसमें पिछली असम्बली की करारदादों की तरह बहुत सारे नुकात न रखें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तभी बेहतर हो सकता है जब रियासत के ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे सियासतदान हैं, चाहे फ़ौज है, चाहे फॉरेन ऑफिस है, ये सब बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाएं। यही मुल्क के लिए अच्छी हो। मुल्क में तब्दीली के लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, इसका फायदा या नुकसान किस पार्टी को सबसे ज्यादा होगा और क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन मुल्क में होने चाहिए? मेरी तो बड़ी वाज़ेह राय रही है कि पाकिस्तान में बिल्कुल वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए और अगर इलेक्शन में ताख़ीर हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को आइन की पटड़ी से उतरना पड़ेगा और जब भी हम एक दफ़ा आइन की पटड़ी से उतरे हैं, फिर हमें सालों लगे हैं दोबारा आइन की पटड़ी पर चढ़ने के लिए। और अगर कहीं तजादात मौजूद हैं, कहीं मामलात के अंदर इबाहम मौजूद है, तो वो आइन के अंदर उसका हल निकाला जाए। यानी आइन के अंदर हल निकालने का क्या मतलब है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इलेक्शन से पहले हो सकती हैं,
जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ है और बड़ी बड़ी पार्टियों को भी एतराज़, उनका तो मसला हल करें, उनको तो ठीक करें, ताकि अखराजात का मामला है, ऐसे उम्मीदवारों का मामला है कि जो डिज़र्व नहीं करते, इन मामलात को हल किया जाए। ठीक है, पूरा निज़ाम तो नहीं बदला जा सकता 1 महीने में, 10 दिन के अंदर सारा मुल्क तो नहीं बदल सकता, लेकिन जो चेंजेस आ सकती हैं उनमें देर ना की जाए। एहतसाब का निज़ाम बनाना था कौमी असम्बली ने, कौमी असम्बली मौजूद है, क्यों नहीं बनाते एहतसाब का निज़ाम, क्यों नहीं करते इंतखाबी इस्लाहात? ये कर दें, इस असम्बली मौजूद है, अरकान मौजूद हैं, दोनों बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, इनके पास मेजॉरिटी मौजूद है, तो ये करें, बिस्मिल्लाह करें, बजाय इसके कि लॉन्ग मार्च का इंतजार करें, लोग एहतजाज करें, वायलेंस हो, झगड़ा हो, फिर कुछ ऐसा हो जाए, उससे पहले ही कर लें। दुनिया भर में प्रेशर को फील किया जाता है, जब भी कोई मुजाहरा होता है, जब भी कोई लॉन्ग मार्च होता है, उसके असरात होते हैं। तो बेहतर यह है कि गुफ्तो शनीद से, मुज़ाकरात से इस मसले को हल किया जाए। सियासत के ऊपर ही मजीद भी बात करेंगे, डेरा गाजी खान की और कसूर में सियासत की क्या सूरत हाल है, मगर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सुहेल साहब, डेरा गाजी खान की सियासत की बात करेंगे। हाफिज अब्दुल करीम साहब, उनकी नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, क्या समझते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल में? हाफिज अब्दुल करीम एक बहुत वेल्दी, दौलतमंद हैं, जमीयत अहले हदीस से उनका तल्लुक है, बहुत सारे मदारस हैं, अभी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं डेरा गाजी खान में। और पिछली दफ़ा उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो बड़ा अच्छे वोट लिए उन्होंने, और लड़ा किसके मुकाबले में? सरदार फारूक लगारी के मुकाबले में। लेकिन मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद ये नहीं कहा गया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, किस हल्के से लड़ेंगे। दूसरी तरफ जो लगारी बरादरान है, लगारी बरादरान से मेरी मुराद है सरदार फारूक लगारी के जो बेटे हैं, जमाल लगारी और अवैस लगारी, इन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया था। लेकिन दूसरी तरफ लगारी फैमिली के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके आपस में इख्तलाफात होते हैं कई दफ़ा। सरदार मकसूद लगारी जो हैं वो कई दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, उनका बेटा एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा है दूसरे लगारी फैमिली के साथ। सरदार जाफर लगारी हैं, उनके इख्तलाफात हैं। अब सरदार जाफर लगारी जो हैं वो काफ लीग में हैं, और जो हैं अवैस और जमाल वो पीटीआई में हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जब इलेक्शन होंगे ये सारे एक ही टेबल पर बैठ के आपस के मामला तय करेंगे और शायद एक ही प्लेटफॉर्म से आपस में अंडरस्टैंडिंग से लड़ेंगे। अच्छा, अभी आपने लगारी खानदान की बात की, जिसमें आपने अवैस लगारी के हवाले से बताया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के बावजूद अभी तक अवैस लगारी ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं पेश किया? ये भी बड़ा एक पेक्यूलियर केस है। आमतौर पर तहरीक इंसाफ में जितने लोग शामिल हुए हैं उन्होंने अपने इस्तीफे दिए और फिर पार्टी में शामिल हुए। हो सकता है उन्होंने कोई ज़ाती तौर पर इमरान खान से बात कर रखी हो कि मैं क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा, क्यों मेरे लिए MNA रहना ज़रूरी है, या हो सकता है कि अब उनकी सेकंड थॉट्स हों। डेरा गाजी खान की सियासत पर बात की, कसूर की सियासत को भी सामने रखेंगे। कसूर की सियासत पर आप क्या समझते हैं सुहेल साहब? सरदार आसिफ अहमद अली या खुर्शीद कसूरी, किसको टिकट मिलेगा? मैं पहले तो कसूर बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है। कसूर जो है यहाँ से 2 वजीर आजम, ठीक है, मोइन कुरैशी और शौकत अजीज, यहाँ से 2 वज़राए खारजा, सरदार आसिफ अहमद अली और खुर्शीद कसूरी, एक डिप्टी चेयरमैन सेनेट और अब स्पीकर पंजाब असम्बली। तो ये पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और चीफ मिनिस्टर सरदार आरफ नकई। तो ये इतने अहम लोग जो हैं कसूर से जो है नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान में सियासी। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इस वक्त 2 बड़े ग्रुप्स हैं, एक राना ग्रुप है और दूसरी तरफ नकई ग्रुप है, और फिर एक ही हलके के अंदर सरदार आसिफ अहमद अली और खुर्शीद कसूरी का भी मुकाबला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उनकी जो पहली शादी थी वो नकई फैमिली में हुई, उसको कहा जाता था माई नकैया। उसी से सरदार खड़क सिंह जो थे वो थे पहले जो साहबजादे थे महाराजा रंजीत सिंह के। और ये जो नकई फैमिली है, तकसीम से पहले ही इसका कुछ हिस्सा मुसलमान हो गया, जिसमें से सरदार आरिफ नकई और सरदार अब्दुल हमीद नकई वगैरह और उनके बच्चे
شامل ہیں، باقی فیملی مائیگریٹ کر گئی. تو ان کی بڑی ایک تاریخی حیثیت ہے. دوسری طرف جو رانا پھول فیملی ہے، رانا پھول کے بھی 3 بھائی تھے لیکن ان کے اندر بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ مائیگریٹ ہو کے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، لیکن رانا پھول سدا بہار رکن اسمبلی رہے صوبائی، ایک دفعہ صوبائی وزیر رہے، وگرنہ ہر دفعہ وہ ایم پی اے الیکٹ ہو کے آ جاتے تھے. تو اسی طرح اب جو حلقہ ہے خورشید قصوری کا اور سردار آصف احمد علی کا، دونوں پی ٹی آئی میں ہیں، دونوں وزیر خارجہ رہے ہیں. خورشید جو سردار آصف احمد علی تھے یہ سٹنگ منسٹر تھے تو انہوں نے ریزائن کیا، اور خورشید قصوری بھی اپنے حلقے میں بڑے اثر رکھتے ہیں. اب یہ ایک بڑا سوال ہے، تو میں نے ابھی پتہ کروایا کہ ان کے درمیان کیسے معاملہ طے ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان نے کہا دیکھیں وہ ایک منسٹری چھوڑ کے آیا ہے تو آپ بھی بڑے اہم ہیں، تو طریقہ یہ کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو الیکشن ہوں گے حلقے میں اس سے ہم دیکھیں گے کہ کون زیادہ پاپولر ہے. اب خورشید قصوری صاحب کے جو گروپ ہے اس نے بھی بہت ساری ممبرشپ لے رکھی ہے، اور سردار آصف احمد علی گروپ نے بھی. تو یہ دیکھنے والا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کے اندرونی الیکشن میں اگر قصور میں ہوئے، وگرنہ پھر ایک کو کہیں اور اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا یا پھر اختلاف رائے ہوگا. تو یہ بڑا مزیدار ہے ایک حلقہ این اے 140 قصور. کیا سمجھتے ہیں کہ تازہ ترین سازشی کہانیاں کون سی ہیں؟ بڑی دلچسپ تازہ ترین جو سازشی کہانیاں چل رہی ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ لانگ مارچ ہونے سے پہلے ہی نگران حکومت بن جائے گی. میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں انتخابی اصلاحات ہو جائیں گی. اس میں کچھ ہو سکتا ہے کچھ دباؤ پڑے اور اس کے نتیجے میں کچھ انتخابی اصلاحات ہو جائیں. اور تیسری سازشی کہانی یہ ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی، صفائی ہوگی اور لمبی مدت کے لیے نگران حکومت آئے گی. تو بظاہر تو پھر یہ آئین سے انحراف ہوگا. تو میرے ذاتی رائے میں ان تینوں میں سے بہتر یہی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں. اچھا سہیل صاحب، تازہ ترین 3 سازشی کہانیاں تھی جو آپ نے ہمیں بتایا، ہمارے دیکھنے والوں کو ان سے آگاہ کیا. گفتگو کا دلچسپ سلسلہ تو جاری تھا مگر پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں mm@geo.tv پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.